नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। डीएनए रेप्लिकेशन का अर्थ है एक डीएनए अणु से दो डीएनए अणुओं का बनना। The process of copying and duplicating a DNA molecule। यह क्यों आवश्यक है? जब एक कोशिका विभाजित होती है और दो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं तो उनमें डीएनए का इक्वली डिवाइड होना आवश्यक है। डीएनए मस्ट बी डुप्लीकेटेड ईच टाइम ए सेल डिवाइड्स so that it may be equally divided between the two daughter cells। डीएनए रेप्लिकेशन तीन संभावित तरीकों से हो सकता है: कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव। यह चित्र तीनों तरीकों को बिल्कुल स्पष्ट कर देता है। सेमी कंजर्वेटिव मेथड में एक डीएनए अणु से बने दो डीएनए अणुओं में प्रत्येक में एक ओल्ड या पेरेंट स्ट्रैंड एवं एक न्यू या डॉटर स्ट्रैंड होता है। आप इसे चित्र में डार्क और लाइट कलर से देख सकते हैं। पेरेंट डीएनए जो था वो लाइट कलर का स्ट्रैंड्स जो है उसको दिखा रहा है। डॉटर डीएनए जो बने एक स्ट्रैंड लाइट कलर का और एक डार्क कलर का है। कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, इसमें दो नए बने डीएनए अणुओं में से एक में दोनों ओल्ड स्ट्रैंड तथा दूसरे में दोनों न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होते हैं। डिस्पर्सिव में एक डीएनए अणु में ही कुछ हिस्सा ओल्ड व कुछ न्यू होता है। ईच प्रोजेनी मॉलिक्यूल हैव बोथ ओल्ड एंड न्यू सेगमेंट्स अलोंग इट्स लेंथ। इसे आप यहाँ देख सकते हैं। एक ही डीएनए अणु का कुछ हिस्सा ओल्ड और कुछ न्यू एक ही स्ट्रैंड में देखा जा सकता है। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन वॉटसन एवं क्रिक द्वारा डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल के साथ प्रस्तावित किया गया और वर्तमान में हम जानते हैं कि रेप्लिकेशन इसी तरीके से होता है। इसके पक्ष में पहला प्रमाण मेल्सन और स्टॉल ने दिया। उन्होंने ई कोलाई कोशिकाओं को N15 और N14 नाइट्रोजन माध्यम में ग्रो किया। N15 नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप होता है जिसकी हायर डेंसिटी होती है, इसलिए इससे बना डीएनए हैवी डीएनए कहलाता है। N14 से बना डीएनए लाइट डीएनए कहलाता है। यह चित्र मेसेल्सन एंड स्टॉल के एक्सपेरिमेंट को समझाता है। उन्होंने N15 वाला हैवी पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल लिया। तथा इसे N14 वाले माध्यम में रखा। नए बने डीएनए मॉलिक्यूल्स हाइब्रिड थे, अर्थात ना वो हैवी थे सिर्फ N15 के बने, ना वो लाइट थे सिर्फ N14 के बने। उनका हाइब्रिड होना तभी संभव था
जब उनमें एक स्ट्रैंड हैवी और एक लाइट हो। इनसे सेकेंड जनरेशन में बने दो डीएनए अणु हाइब्रिड व लाइट थे, दो हाइब्रिड और दो लाइट। ये दोनों हाइब्रिड हैं और ये दोनों लाइट हैं। जो डिस्ट्रप्टिव रेप्लिकेशन से बनने संभव नहीं हैं। यह परिणाम सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन से ही प्राप्त हो सकते हैं। अब पढ़ते हैं रेप्लिकॉन के बारे में। रेप्लिकॉन is the unit of DNA in which individual acts of replication take place. It is capable of DNA replication independent of other segments of DNA. इसमें एक ऑरिजिन होता है और एक टर्मिनस होता है। ऑरिजिन सामान्यतः एडेनिन और थाइमिन रिच होता है। प्रोकैरियोट्स में डीएनए में सामान्यतः एक ही रेप्लिकॉन होता है क्योंकि इसका आकार छोटा है, लेकिन यूकैरियोटिक डीएनए क्योंकि बहुत बड़े होते हैं, यदि उसमें एक ही रेप्लिकॉन हो तो डीएनए रेप्लिकेशन में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। अतः यूकैरियोटिक डीएनए में कई रेप्लिकॉन पाए जाते हैं। यह चित्र दर्शाता है कि डीएनए रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल होता है, अर्थात डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होने वाले बिंदु ऑरिजिन से दोनों दिशाओं में चलता है। ऑरिजिन पर डीएनए स्ट्रैंड्स सेपरेट होते हैं जिससे रेप्लिकेशन बबल बनता है। यहाँ आप सब देख सकते हैं। ये प्रोकैरियोट्स का सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है। एक बिंदु विशेष को ऑरिजिन दिखा रखा है हमने। यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। जब रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा तो एक जगह विशेष पर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाएंगे। अलग होने से एक बबल जैसी रचना बनेगी जिसे रेप्लिकेशन बबल कहते हैं। अब इसमें दो तरफ रेप्लिकेशन चल रहा है, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। ये रेप्लिकेशन ऑरिजिन था, तो रेप्लिकेशन ऑरिजिन से दोनों तरफ रेप्लिकेशन चल रहा है, अर्थात रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल होता है। इसी चित्र से हम रेप्लिकेशन फॉक का कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हैं। यदि हम इस रेप्लिकेशन बबल को आधा कर दें तो हमें एक तरफ वाई की आकृति दिखाई देगी। ऐसी ही वाई की आकृति हमें दूसरी तरफ भी दिखाई देगी। यह वाई की आकृति रेप्लिकेशन फॉक कहलाती है। इस चित्र में दो दिख रही हैं जो दो भिन्न दिशाओं में जा रही हैं, जो बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन का प्रमाण है। यह चित्र यह भी दर्शाता है कि कैसे ये रेप्लिकेशन फॉक्स आगे बढ़ती जाती हैं और अंत में दो डीएनए अणु बन जाते हैं। ये देखिए, रेप्लिकेशन फॉक्स आगे बढ़ती जा रही हैं और अंत में एक डीएनए अणु से दो डीएनए अणु प्राप्त हो जाते हैं। अब डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया समझना प्रारंभ करते हैं। इस चित्र में टेम्पलेट स्ट्रैंड या पेरेंटल स्ट्रैंड दिख रहे हैं हमें डीएनए अणु में।
ये पेरेंटल डीएनए अणु है, एक जगह पर इसके दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए हैं। पेरेंटल डीएनए के ये दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं ये टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाते हैं, क्योंकि ये नए बनने वाले डीएनए स्ट्रैंड के लिए टेम्पलेट का कार्य करेंगे। प्रत्येक पेरेंटल स्ट्रैंड नए डॉटर स्ट्रैंड का निर्माण कर रहा है। देखिए कैसे ये जो स्ट्रैंड है पेरेंटल स्ट्रैंड, इससे डॉटर स्ट्रैंड का निर्माण हो रहा है। यह चित्र बिल्कुल स्पष्ट दिखा रहा है कि कैसे एक पेरेंटल स्ट्रैंड के नाइट्रोजनी क्षारक डॉटर स्ट्रैंड के नए आने वाले न्यूक्लियोटाइडों से बंध रहे हैं। ये देखिए पेरेंटल स्ट्रैंड का एडेनिन नए आने वाले थायमिन के साथ जुड़ रहा है। यहाँ यदि आप देखें थोड़ा नीचे तो पेरेंटल स्ट्रैंड का साइटोसिन नए आने वाले ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड है। इस तरह पेरेंटल स्ट्रैंड से ऊपर और नीचे नए न्यूक्लियोटाइड जुड़ते रहते हैं। ऊपर और नीचे जुड़ने वाले ये नए न्यूक्लियोटाइड आपस में भी जुड़ जाते हैं, जिससे नए डॉटर डीएनए स्ट्रैंड का निर्माण होता जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं नए आने वाले न्यूक्लियोटाइड्स पेरेंटल खुले हुए स्ट्रैंड के साथ जुड़ते जाएंगे और एक डॉटर स्ट्रैंड का निर्माण होता जाएगा। नया बनने वाला स्ट्रैंड सदैव 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही बनता है। इसे समझने के लिए अगले चित्र पे चलते हैं। यह चित्र स्पष्ट दिखा रहा है कि नए स्ट्रैंड का निर्माण 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। पेरेंटल स्ट्रैंड का ओरिएंटेशन देखिए 3 प्राइम, इसके सामने बनने वाले डॉटर स्ट्रैंड का ओरिएंटेशन देखिए 5 प्राइम। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होते हैं, अर्थात एक के 5 प्राइम सिरे के सामने दूसरे का 3 प्राइम सिरा होता है। इस वजह से डीएनए रेप्लिकेशन में बनने वाला एक डॉटर स्ट्रैंड तो निरंतर बनता है, परंतु दूसरा डॉटर स्ट्रैंड छोटे छोटे टुकड़ों में बनता है, जिसे ओकाजाकी खंड कहते हैं। डॉटर स्ट्रैंड 3 प्राइम, इसके सामने नया बनने वाला स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम बन रहा है। शर्त हम पहले ही पढ़ चुके हैं, नया स्ट्रैंड सदैव 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनेगा। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है इस स्ट्रैंड में, तो क्योंकि नया बनने वाला स्ट्रैंड और जो रेप्लिकेशन फॉक है उसकी गति की दिशा समान है। लेकिन दूसरे स्ट्रैंड को देखिए, दूसरे स्ट्रैंड में ये 5 प्राइम है पेरेंट का,
पेरेंटल स्ट्रैंड का। इसका मतलब यहाँ पेरेंटल स्ट्रैंड का 3 प्राइम होगा, तो डॉटर स्ट्रैंड का 5 प्राइम यहाँ होगा। नया बनने वाला स्ट्रैंड सदैव 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनेगा। इसका मतलब इस दूसरे पेरेंटल स्ट्रैंड में जो नया डॉटर स्ट्रैंड बनना चाहिए वो इस दिशा में बनना चाहिए, जबकि पहले वाले स्ट्रैंड में इस दिशा में बन रहा है। यही कारण है कि दोनों स्ट्रैंड्स में से एक में जिसकी दिशा नए बनने वाले स्ट्रैंड की दिशा रेप्लिकेशन फॉर्क की दिशा के समान है, उसमें तो कंटिन्यूस डीएनए बनता है, जबकि दूसरे स्ट्रैंड में डिसकंटिन्यूस डीएनए बनता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बनता है। इन टुकड़ों को ओकाजाकी खंड कहते हैं। निरंतर बनने वाले स्ट्रैंड को कंटिन्यूस स्ट्रैंड और टुकड़ों में बनने वाले स्ट्रैंड को डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड कहते हैं। कंटिन्यूस स्ट्रैंड को लीडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं। इसको लीडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं क्योंकि यह पहले बनना प्रारंभ होता है। इसके बनने की दिशा रेप्लिकेशन फॉर्क की गति की दिशा के समान होती है। डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड भी कहलाता है क्योंकि यह लीडिंग स्ट्रैंड की तुलना में थोड़ा बाद में बनना शुरू होता है। तो हमने देखा लीडिंग स्ट्रैंड कंटिन्यूस स्ट्रैंड होता है, लैगिंग स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड होता है, जिसमें ओकाजाकी सेगमेंट्स का निर्माण होता है।